हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यापार चक्र के बारे में। कभी सोचा है कि अर्थव्यवस्था कभी रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जाती है और फिर अचानक से नीचे आने लगती है। ये बिल्कुल एक आर्थिक रोलर कोस्टर जैसा है जो कभी रुकता नहीं। तो आज हम इसी उतार चढ़ाव के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं व्यापार चक्र। आज की हमारी इस चर्चा में हम 4 बातों पर खास ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यही कि यह व्यापार चक्र क्या है, फिर हम इसके 4 आर्थिक चरण को देखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये व्यापार चक्र है क्या और अर्थव्यवस्था में ये लहरें उठती कैसे हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो व्यापार चक्र किसी भी अर्थव्यवस्था की एक प्राकृतिक लय या ताल है। मतलब आर्थिक गतिविधियों में समय समय पर आने वाला उतार चढ़ाव है। इसमें एक दौर आता है विस्तार का यानी विकास का, और फिर आता है संकुचन यानी गिरावट का। ये जो उतार चढ़ाव है ना, यही उत्पादन और रोजगार में बार बार होते रहते हैं। पर हाँ, इनका कोई स्थिर समय नहीं होता है। मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि एक व्यापार चक्र में 2 तरह के दौर होते हैं, अच्छा और बुरा। जब बुरा दौर आता है तो कीमतें गिरती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, और जब अच्छा दौर आता है तब कीमतें बढ़ती है और लगभग सभी को काम मिलता है। बस यही है व्यापार चक्र का पूरा सार। इन चक्रों की प्रकृति को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये लहरों की तरह चलती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इनका असर संचित होता है, मतलब तेज़ी और तेज़ी लाती है और मंदी और गहरी होती चली जाती है। इनकी विशेषता ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय होता है। याद है 1930 की महामंदी या 2008 का वित्तीय संकट एक जगह से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। और हाँ, इसका असर अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। अब इस व्यापार चक्र के 4 चरण को बहुत करीब से देखते हैं। ये वो सफ़र है जो हमें शिखर से एकदम न्यूनतम स्तर पर ले जाता है। स्क्रीन पे जो ग्राफ दिख रहा है वो इस पूरे चक्र को समझने के लिए हमारा एक रोड मैप है। ये एक लगातार चलने वाली लहर है जिसके 4 खास पड़ाव हैं: विस्तार, संकुचन, गर्त और सुधार। चलिए इसी ग्राफ की मदद से एक एक करके हर चरण को समझते हैं। पहला चरण है विस्तार, जिसे हम बूम या तेजी का दौर भी कहते हैं। ग्राफ पर ये वो चढ़ाई है जो अर्थव्यवस्था को उसके शिखर तक ले जाती है। बूम के दौर में उत्पादन और रोजगार दोनों बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फैक्ट्रियां अपनी पूर्ण क्षमता पर चल रही होती है, लोग खूब खरीदारी करते हैं, कंपनियां जमकर निवेश करती है और इन सब के कारण कीमतें भी बढ़ने लगती है। पर कहानी हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहती है ना। तो दूसरा चरण है संकुचन, जिसे मंदी भी कहा जाता है। ये वो दौर है जब अर्थव्यवस्था अपनी शिखर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलने शुरू कर देती है। मंदी के लक्षण साफ दिखने लगते हैं। देश का कुल उत्पादन यानी कि जो जीएनपी है और रोजगार दोनों गिरने लगते हैं। बेरोजगारी बढ़ने लगती है। कंपनियां और आम लोग दोनों ही खर्च और निवेश कम कर देती हैं, और इस दौरान आमतौर पर चीज़ों की कीमतें और ब्याज दरें भी गिरने लगती है। संकुचन के बाद हम पहुंचते हैं इस चक्र के सबसे निचले भाग पर, जिसे कहते हैं गर्त या ट्रफ। ये बहुत ही निराशा का दौर लगता है, पर मज़े की बात यह है कि यहीं से उम्मीद की एक नई किरण निकलती है। गर्त के बाद ही सुधार का चरण शुरू होता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। तो अर्थव्यवस्था इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलती है। इसी सबसे निचले स्तर पर पुरानी मशीनें और तकनीक बदली जाती है। नए नए आविष्कार या इनोवेशंस होते हैं। इससे एक नए निवेश की लहर शुरू होती है जो मांग और रोजगार को बढ़ाती है, और बस यहीं से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लोग फिर से खर्च करने लगते हैं और बेरोजगारी कम होने लगती है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय। मतलब वो तरीके जिससे किसी देश का केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई इस व्यापार चक्र को कैसे काबू में रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम इस आर्थिक सवारी में सिर्फ यात्री हैं या कोई इसे चला भी सकता है? जवाब है हाँ, इसे चलाने की कोशिश करता है केंद्रीय बैंक। सबसे पहला और आम उपकरण है बैंक दर। जब अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही हो तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है और लोग खर्च कम करते हैं। और ठीक इसका उल्टा मंदी के दौरान ब्याज दर कम कर दी जाती है ताकि जो कर्ज लेना है वो सस्ता हो और लोग निवेश और खर्च करने के लिए आगे आए।
अब जो दूसरा बड़ा हथियार है वो है खुले बाजार की क्रियाएं। इसे कैसे समझिए, जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो और महंगाई बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड्स बेचकर अतिरिक्त पैसा सिस्टम से सोख लेता है। और जब मंदी हो और पैसों की ज़रूरत हो तो वो इन्हीं बॉन्ड्स को वापस खरीद कर सिस्टम में पैसा लाता है ताकि मांग जो है वो बढ़ सके। ये टेबल कुछ और ज़रूरी मौद्रिक उपकरण को दिखाती है, जैसे CRR और SLR, जो बैंकों को बताते हैं कितना पैसा रिजर्व में रखना है, और रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। तो देखिए, लॉजिक एकदम आसान है। तेज़ी के दौरान इन सब को बढ़ाया जाता है ताकि बाजार में पैसा कम हो और महंगाई काबू में रहे, और मंदी के दौरान इन्हें घटाया जाता है ताकि कर्ज लेना जो है वो सस्ता हो जाए और अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अब आते हैं हमारी आखिरी और चौथे हिस्से पर, राजकोषीय उपाय। यहाँ बात केंद्रीय बैंक की नहीं बल्कि सरकार की होती है कि सरकार बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिर रखती है। जब मंदी का दौर हो तो सरकार एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाती है। इसमें पहला कदम वो सड़कों और पुलों जैसे सार्वजनिक कार्यों पर खर्च बढ़ाती है, जिससे सीधे रोजगार का सृजन होता है। दूसरा कदम कर को कम करती है ताकि लोगों और कंपनियों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचे, और तीसरा अक्सर घाटे का बजट बनाती है, मतलब आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है ताकि अर्थव्यवस्था में और मुद्रा लाया जा सके। और जब अर्थव्यवस्था ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है, ओवर हीटिंग, तो सरकार ठीक इसका उल्टा करती है। वो गैर ज़रूरी सरकारी खर्चों में कटौती करती है, लोगों को खरीदने की क्षमता को कम करने के लिए कर को बढ़ा देती है, और मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए अधिशेष बजट यानी आमदनी से कम खर्च करने का टारगेट रखती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वो है समन्वित नीति यानी कि कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी। मतलब इस उतार चढ़ाव को शांत करने के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब मौद्रिक और राजकोषीय नीति एक ही दिशा में काम करती है तभी उनका असर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। आखिर में आप सबसे एक सवाल, क्या हम वास्तव में अगले आर्थिक संकट को कभी पूरी तरह से रोक सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। Thank you. That's all for today. Have a nice day and do like and subscribe my channel.